गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, आज टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेथड होते हैं, हम एक गोस का बैलेंस यूज करते हैं और एक क्विके का बैलेंस यूज करते हैं। ये दो तरह के बैलेंस या तुलाएं यूज की जाती है, ठीक है, प्रयुक्त की जाती है, और इसके बेस पे हम बताते हैं कि अननोन कंपाउंड जो है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, वो अनुचुंबकीय है या वो प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, देखो हमें स्टार्ट क्या करना है, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन कौन से मेथड से हम बना सकते हैं, तो ये दो मेथड होते हैं, एक गॉस का मेथड होता है, ठीक है, और एक क्विके का मेथड होता है। ये दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक बैलेंस का यूज करते हैं किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता लगाने के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हमें ये टाइप पता चल जाए कि मैग्नेटिज्म किस तरह का है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या उसकी चुंबकीय सहनशीलता कितनी है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर, इन दोनों ही मेथड के अंदर क्या किया जाता है, बैलेंस किस तरह से यूज किया जाता है, तुला का यूज किस तरह से किया जाता है, कि हम क्या करते हैं, पहले ये जो मैग्नेटिक बैलेंस है दोनों, इनको हम बैलेंस कर देते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक बार इनको लगा के और इनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई तुला है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों पलड़े जो है आपके वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको बैलेंस किससे करते हैं, जब हम इसके ऊपर बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के भी इसको क्या कर दिया जाता है, पहले बैलेंस कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल का अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगाना है या ससेप्टिबिलिटी का पता लगाना है, तो हम उसे सॉलिड को बहुत पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी बहुत महीन पाउडर उसका बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगे। ठीक है, और अगर हम इसे लिक्विड में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे कांच की एक नली के अंदर लेते हैं। ठीक है, दो तरह की चीजें हैं, एक अगर हम सॉलिड ले रहे हैं तो सॉलिड का, जैसे ये हमने अननोन कंपाउंड लिया है, तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर कांच की एक नली है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, हमारा अननोन कंपाउंड यानी सॉलिड फॉर्म वाला कंपाउंड रख लिया है। ठीक है, ये जो है, ये जो दिखा रखा है इसमें, ये क्या है, ये भी एक ट्यूब है, कांच की ट्यूब है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अगर हमारा मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है, तो उसे हम इस कांच की ट्यूब के अंदर भर देते हैं। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, सॉलिड का भी कर सकते हैं और लिक्विड का भी कर सकते हैं, और दोनों को कांच की बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो कांच का बॉक्स है, ये क्या है, लटका हुआ है, बैलेंस है यहाँ पे, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी ये लटका हुआ है इस तरह से। तो ये जो, जिसके सहारे हमने इसको लटकाया है अननोन कंपाउंड को, वो यूज किया जाता है घोड़े की पूंछ का। ठीक है, क्यों, क्योंकि घोड़े के पूंछ का जो बाल होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, एक तो चीज ये, और दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम अगर इसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यानी यहाँ बाहर से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं या ना लगाएं, उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, घोड़े की पूंछ का बाल यूज करते हैं इनको लटकाने के लिए, यानी बैलेंस के लिए, के दोनों पलड़ों को बांधने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, बैलेंस कैसे चेक करते हैं हम, पहले एक बार क्या करते हैं कि ये जो अननोन कंपाउंड है उसको रखने से पहले हम समायोजित करते हैं, यानी इसको, जो बैलेंस है हमारा, इसको हम कंपनसेट करते हैं, किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं अननोन कंपाउंड को, यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अननोन कंपाउंड डाल दिया। ठीक है, जिसकी हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। अब अननोन कंपाउंड डाला, लेकिन बाहर से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले हम नहीं लगाएंगे, और उसका वेट देखेंगे कि इसका वेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट कहाँ से देखा जाता है, ये तो हमारा क्या है, अननोन कंपाउंड है। ठीक है, ये वाला क्या है, अननोन कंपाउंड है।
यानी जिसका हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का नहीं पता है वैसा कंपाउंड है। ठीक है, भार कहाँ पे देखा जाता है, ये इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर इसका भार देख लिया जाता है। ठीक है, जो मान लेते हैं हम क्या है, W1 है, और इधर उस कांच की नली में हमने अननोन कंपाउंड डाला है और उसका भार भी क्या है, W1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर हमने इस पदार्थ को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर घोला है तो आपको क्या करना है, पहले जो आपका खुद का जो पदार्थ है उसका वेट उस पूरे सॉल्यूशन में से, यानी सॉल्वेंट का वेट आपको उसमें से माइनस करना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या लेते हैं हम, कि जैसे हमारा जो भी अननोन कंपाउंड है वो मैग्नेटिक, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसकी वजह से उसके बैलेंस में या भार में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, हमने पहले क्या किया, जब बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब उसका वेट देख लिया, जो वेट क्या था, W1 था। उसके बाद में हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया लेकिन उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता है मतलब ये जो मटेरियल है, अननोन कंपाउंड है, इसमें कोई भी चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात ही नहीं होगी। पहली कंडीशन तो ये होती है, पहली ऑब्जर्वेशन ये होती है कि अगर वेट में कोई चेंज नहीं आता मतलब यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी उस मॉलिक्यूल की हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर ही शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई भी पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है या फिर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे जो ले रहे हैं वो अगर होगा तो वो क्या होता है, वो बहुत, अगर हम एक्सटर्नल उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो क्या करता है, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाओं को यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को अपने अंदर से गुजरने देता है, तो उसका भार जो है, उसका वेट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी ये जो बैलेंस है ये नीचे की तरफ आ जाता है, भार जब बढ़ेगा तो ये बैलेंस नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आता है यानी इसका वेट बढ़ता है, और अगर वेट बढ़ता है तो हम उसका वेट नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे वेट नोट किया जाता है। तो मान लिया हमने कि क्या है, इसका वेट W2 है, यानी W2 अगर W1 से ज्यादा है, यानी वेट अगर बढ़ गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर किसी भी मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है या फिर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, यानी अनुचुंबकीय या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ये पता चलता है इससे। अब अगर एक और कंडीशन देखें हम, कि अगर यहाँ पे वेट बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये वेट कम हो जाता है, यानी मान लो हमारे पास क्या आता है, वेट W3 जो कि कम है किससे, W1 से, यानी अगर कम हो गया वेट मतलब क्या है कि यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, रिपेल होती है, प्रतिकर्षित होती है। तो जब भी ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें कि चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है, तो वो जो है वो हमारा कौन सा पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो इस तरह से हम गॉस की बैलेंस से और फीकी के बैलेंस से, इन दोनों से ये पता लगा सकते हैं कि आपका मैग्नेटिज्म उस मॉलिक्यूल का कैसा है। अगर हमें मैग्नेटिज्म पता चलता है तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है मेथड है क्या निकालने के, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने के। अब ये जो बैलेंस है ये किस तरह से है कि हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स बनाई हुई है हमारी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। ठीक है, ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज कब होता है, जब हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना होता है इस अननोन कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, ये बता दिया मैंने कि ये जो वायर है ये क्या होता है, घोड़े की पूंछ का बाल होता है, इसे बैलेंस करते हैं दूसरी तरफ से। ठीक है, वेट जैसे कि बैलेंस होता है हमारा, दोनों तरफ पलड़े होते हैं, वैसे ही इसमें है, और इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि आपका बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जिसे कहते हैं, वेट नाप लिया जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा तुला है इसको किसके अंदर रखा जाता है, कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है।
ठीक है, कांच के बॉक्स के अंदर क्यों रखते हैं? ताकि हवा का इफेक्ट ना आए, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर होता है उसका इफेक्ट ना आए इन अननोन कंपाउंड के वेट में। तो इसके लिए हम इस पूरे बैलेंस को किसके अंदर रखते हैं? कांच के बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इसको हमेशा क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है, यानी ये जो पूरा एपरेटिस है, पूरा जो ये तंत्र है, ये क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, अपनी जगह पे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो था गॉस का, और दूसरा था क्विके का, ठीक है। गॉस में क्या था कि इसने जो मैग्नेट लिए थे वो किस तरह के लिए थे, जिसके अंदर क्या होती है, ये इस तरह से होती है, यानी बीच में जो स्पेस है उससे हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं हमारे अननोन कंपाउंड वाले बॉक्स को, ठीक है। और ये जो दूसरा मेथड है ये है क्विके का, और इस क्विके ने क्या किया? एक कांच की नली का यूज किया है, और जिसके अंदर हम कंपाउंड को, अननोन कंपाउंड को भरते हैं। और ये जो है दोनों, ये हमारे क्या है? मैग्नेट्स हैं, जो कि क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक मैग्नेट्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें क्या है कि आपने जैसे इसके अंदर बैलेंस किया हमने, यहाँ पे इसको अननोन कंपाउंड को इससे बाहर से बैलेंस किया है, और इसी वेट को हम नापते हैं। और यहाँ पे इसका जो बैलेंस है वो कहाँ पे रखा जाता है? ऊपर की तरफ रखा जाता है, और यहाँ पे इसका बैलेंस नापा जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एपरेटस है, ठीक है। और इन दोनों से ही हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकाल सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर को निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मैग्नेटिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्सेस का किस तरह से होता है। ये जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स है उनका बिहेवियर जो है वो हम किस तरह से देखते हैं। तो अगर ये सब बातें जो है, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर कितने टाइप का होता है। तो वो कौन सा था? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी में भी मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकालनी है किसी कंपाउंड के लिए तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने के मेथड कौन कौन से हैं। अब ये तो सारा था नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा है ये कि ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है हमारे, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हम किस तरह से देखेंगे। तो सेम चीज है उनमें भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मेटल्स लेने हैं, ऐसे मेटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। किस तरह से? कि सबसे पहले हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे कॉपर प्लस है, Zn+2 है, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड है जिसके पास d ऑर्बिटल जो है वो, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर प्लस Cd+2, ये ऐसे ट्रांजिशन मेटल है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह आप देख लो, अगर आप बात करते हो किसकी? सेकेंडियम+3 की, टाइटेनियम+4 की, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? इनमें डी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये भी क्या होते हैं? इनमें भी कोई मैग्नेटिक बिहेवियर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे हुआ वेनेडियम+2, ठीक है, क्रोमियम+3, कोबाल्ट+2, ये सभी जो है ये क्या होते हैं? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ये तीनों एग्जांपल हैं, इनमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। इनका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो लगभग 3.87 आती है, ठीक है। तो यानी अगर हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखना है तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और जो डी
ऑर्बिटल के अंदर हम स्प्लिटिंग करते हैं, वो स्प्लिटिंग करने के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरने हैं ये पता होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन भरने का अगर हमें क्रम पता है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जब भी हम मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे लिगेंड के साथ। ये तो मेटल है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इनका लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनके डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है कि वो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, किस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जैसे ही उसमें स्प्लिटिंग होगी उसी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है, ये इलेक्ट्रॉन का भरना है, इसके 3 मेथड होते हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले क्या होता है, यानी ऑफ-बो का प्रिंसिपल हमेशा काम करता है, ठीक है। ऑफ-बो के प्रिंसिपल जो है वो कितने 3 अलग अलग, ऑफ-बो का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, 3 अलग अलग प्रिंसिपल से बना होता है। जैसे पहला होता है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि अगर सेम एनर्जी के जितने भी कक्षक हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉनों की पहले पेयरिंग नहीं होती, सेम एनर्जी के कक्षक में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वहां पर पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे रूल लगता है जैसे पाउली का नियम। पाउली का नियम क्या कहता है कि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन के नहीं हो सकते, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, एंटी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे रूल लगता है n+l का रूल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जहां पर n+l की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये हम चेक करते हैं 3d4s के अंदर, ठीक है। तो ये आप निकाल के देखना कि यहाँ पे l की वैल्यू, l यानी ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, कक्षक क्वांटम संख्या। तो d के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, s के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग कक्षकों की, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, एक तो स्पिन ओनली फॉर्मूला है हमारे पास, उससे क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का या म्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो आपकी एलएस कपलिंग है उसमें जो म्यू का फॉर्मूला होता है ये हमने देख लिया था, इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। एक यहाँ पे होती है जेजे कपलिंग या जेजे युग्मन। अब उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो हम देखेंगे कि क्या होता है, और उससे हम कैसे निकालते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू या म्यू की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल की जो वैल्यूज है ये क्या होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह से होती है, ठीक है। और इनके कक्षक कौन से होते हैं, अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब ये एस, ये पी, ये डी, ये एफ, इस तरह से होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एस की वैल्यू यानी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं तो ये इन तीनों का क्या होता है, हाफ हाफ होता है, ये प्लस हाफ हो सकते हैं, तीनों तीनों माइनस हाफ हो सकते हैं। तो कैपिटल एस की वैल्यू जो है वो कैसे निकलती है, h1 + h2 + h3 इस तरह से, यानी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी टोटल 3/2 ये आता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखें, एलएस कपलिंग से अगर हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो मान लो निकालनी है D2 कक्षक की। D2 का मतलब क्या है कि D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें कैसे देखोगे, D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। यानी आपका L की वैल्यू हुई 2, और S की वैल्यू क्या होगी कि D में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो क्या है, अनपेयर्ड है, तो इसकी S की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। तो टोटल जो कपलिंग है, कपलिंग का मतलब है LS जब भी कपलिंग होगी तो J की वैल्यू क्या आएगी, L + S आएगी, है ना। ये कितनी हो जाएगी, 2 + 1 यानी टोटल 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो J है, J की वैल्यू जो होती है, J की जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है, उसका रेंज होता है L + S से लेके या L - S से लेके L + S तक, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वैल्यू 2 - 1 यानी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, L + S यानी 3 तक जाती है। तो J की वैल्यू यहाँ पे 3 आती है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अलग से एक एग्जाम्पल लेके और उसको कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे पूरे एक मेटल कॉम्प्लेक्स का, उसके अंदर देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किस तरह से भरे गए हैं, और उसके लिए एल एस की वैल्यू निकालेंगे।
फिर उसमें स्पिन ओनली फॉर्मूला से भी म्यू की वैल्यू निकालेंगे, एलएस कपलिंग से भी निकालेंगे और जेजे कपलिंग से भी निकालेंगे। ठीक है, ये जो होता है, इनसे जब भी हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो इनसे टर्म सिंबल्स निकलते हैं। ठीक है, ये टर्म सिंबल निकालना हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।